नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आपका उत्कर्ष क्लासेज की इस ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, आज हम अर्थ विचार के जो पिछली कक्षा से चल रहा आ रहा बिंदु है, इसके आगे वाले बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो अर्थ विचार के प्रकरण हैं, अर्थ विचार में पढ़े जाने वाले जो बिंदु हैं, पुनः समझिए। हम इसकी बात बहुत बार कर चुके हैं, लेकिन यह मैं बार बार आपको प्रत्यस्मरण इसलिए करा रहा हूँ ताकि आप इससे संबंधित विसंगति को समझ पाएँ। अर्थ विचार बिंदु क्या होगा? अर्थ विचार बिंदु के अंतर्गत महत्वपूर्ण टॉपिक कौन कौन से हैं जिन्हें पढ़ा जाता है? अर्थ विचार में देखो, सबसे पहले विद्यार्थी पढ़ते हैं क्या? विलोम शब्द। उसके पश्चात है जैसे पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द के पश्चात है आपका एकार्थी शब्द, फिर है आपका जैसे अनेकार्थी शब्द, फिर है आपका युग्म शब्द, तत्पश्चात आपके बिंदु आएगा वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द। ये मोटे मोटे हैं एकार्थी, अनेकार्थी, युग्म, पर्यायवाची और विलोम तथा वाक्यांश के लिए एक शब्द। और शब्द से संबंधित बिंदुओं की बात करी जाए तो एक आपके आता है कौन सा? शब्द शुद्धि या शुद्ध वर्तनी। यह बिंदु हम पढ़ चुके हैं। बात करें कौन कौन से बिंदु पढ़ाए जा चुके हैं, तो देखो, विलोम हो चुका है, युग्म शब्द हो चुके हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द भी आपका हो चुका है, शब्द शुद्धि भी आपका हो चुका है। 3 प्रकरण शेष रहे हैं, 3 बिंदु शेष रहे हैं। बहुत बड़े नहीं हैं। समझाने की दृष्टि से पूर्ण रूप से समग्र टॉपिक की बात की जाए, समग्र बिंदु की बात की जाए, तो मैं आपको पुनः सावचेत कर देता हूं कि ये बिंदु होते हैं याद करने के। किसके हैं भाई? याद करने के तो हैं, लेकिन विद्यार्थी की मनोवृत्ति यह रहती है कि हमें तो पढ़ाया ही नहीं, हम केवल याद क्यों करें। जैसे कि हम बात करें कि आपको इसकी पूरी पीडीएफ मिलेगी, इस सारे के सारे भाग की पीडीएफ में आपको एक एक टॉपिक के, जैसे विलोम के 500 के आसपास उदाहरण हैं, पर्यायवाची के भी सैकड़ों उदाहरण हैं, हर एक बिंदु के आपको सैकड़ों उदाहरण मिल रहे हैं। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी एक विद्यार्थी की तरह मैं भी सोचूं तो यही सोचूंगा कि पढ़ाया तो नहीं। ज़रूरी भी है, जैसे कि हमने जाना था विलोम शब्द के संदर्भ में बहुत अंश और बहुत माइनर पहलुओं को, युग्म शब्द में भी और वाक्यांश के लिए एक शब्द में भी। इसके साथ ही आपके अर्थ विचार में मुहावरे और लोकोक्तियाँ भी हमने पढ़ी थी। तो जो ये रटने के बिंदु होते हैं, मुहावरे और लोकोक्ति वाला, इस रटने के विभिन्न प्रकार के बिंदुओं में या समझते हुए पढ़ने के विभिन्न प्रकार के बिंदुओं में, चाहे वो शब्द शुद्धि ही क्यों न हो, हम बारीक पहलुओं पर चर्चा करना आवश्यक समझते हैं। यह चर्चा आवश्यक इसलिए हो जाती है कि हमें इनके तथ्यात्मक जानकारी का नहीं पता होता। मानते हैं विलोम आप याद करोगे उतने ही होंगे, पर्यायवाची भी आप याद करोगे उतने ही होंगे, पर्यायवाची और विलोम तो आप याद करोगे उतने ही होंगे। लेकिन क्या होता है, आपको ध्यान यह रखना होगा, जैसे विलोम में जाना था कि तत्सम का विलोम केवल तत्सम होता है, तद्भव का विलोम केवल तद्भव होता है, संज्ञा का विलोम संज्ञा शब्द होगा, सर्वनाम का विलोम सर्वनाम शब्द होगा, विशेषण का विलोम विशेषण होगा। तो दोस्तों, बहुत छोटी छोटी बातें लेकिन महत्वपूर्ण बातें हैं इन 3 बिंदुओं से संबंधित भी, जिनकी चर्चा हम आज और आने वाली कक्षाओं में और इस कक्षा तथा आने वाली कक्षाओं में करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करें तो आज हमारा जो बिंदु रहेगा वह सबसे पहले कौन सा रहेगा? पर्यायवाची का। कौन सा बिंदु रहेगा दोस्तों? पर्यायवाची का रहेगा। अब इस पर्यायवाची की ज़रूरत क्यों पड़ती है,
हिंदी भाषा में इसे क्यों पढ़ा गया, हिंदी भाषा में इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, पहले यह जानेंगे। पर्यायवाची शब्द क्या होता है यह जानेंगे। तत्पश्चात हम इसके उदाहरण पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो देखो, पर्यायवाची शब्द की बात कर रहे हैं हम। पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, सबसे पहले इसका परिचयात्मक ब्यौरा आपके समक्ष मैं प्रस्तुत करता हूं। तो पर्यायवाची शब्द पर्यायवाची शब्द क्या है, क्यों हिंदी में आया, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी, क्यों ये पढ़े जाते हैं। तो ध्यान रखना, माना कि मुझे कोई बात कहनी है, मुझे एक बात कहनी है कि कल जंगल में आग लगी। मैंने कहा कल जंगल में आग लगी, कल जंगल में आग लगी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस आग लगने से संबंधित या इस आग से संबंधित जितने भी पहलू हैं, मैं उन सभी पहलुओं पर चर्चा करना चाहूँ। मैं कहूँ जंगल में आग लगी, आग में एक पेड़ जला, आग में 2 बरगद के पेड़ जले, आग में 3 पीपल के पेड़ जले, आग में 2 इमली के पेड़ जले, आग में तो आप पेड़ जले वो तो बाद की बात है। इस आग शब्द को सुनते सुनते खुद आग बबूला हो जाओगे, हैं? आप स्वयं आग बबूला हो जाओगे। क्यों? क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, इस शब्द की पुनः पुनः या मैं कहूँ बार बार आवृत्तियाँ कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ दोस्तों? बार बार आवृत्तियाँ कर रहा हूँ। और जब कोई किसी शब्द की बार बार आवृत्ति हो जाती है तो भाषा अप्रभावी हो जाती है। भाषा क्या हो जाती है दोस्तों? अप्रभावी हो जाती है। और भाषा जब अप्रभावी हो जाती है तो उन्हें पुनः प्रभावी बनाने के लिए, या हम कहें कि सामने वाले पर, श्रोता पर हमारा नियंत्रण खत्म हो जाता है। मेरे कहने का आशय कुछ इस प्रकार से है कि हम किसी व्यक्ति को कोई बात कहना चाह रहे हैं, लेकिन संयोगवश क्या हो रहा है, बार बार किसी एक ही शब्द की आवृत्ति करने की वजह से सामने वाले को विषय समझ में नहीं आता, विषय वस्तु समझ में नहीं आती, बल्कि कोई एक पर्टिकुलर शब्द की इतनी बार पुनः पुनः आवृत्ति हो जाती है कि उस शब्द से उसको इरिटेशन होने लगती है, वह तंग आ जाता है, परेशान सा महसूस करने लग जाता है, उसके अंतःकरण की चेतना जाग जाती है और वो कहता है कि ये एक ही शब्द आप इतनी बार 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 पुनः पुनः क्यों बोल रहे हो। तो किसी शब्द की बार बार आवृत्ति होती है तो उससे भाषा क्या हो जाती है, थोड़ी अप्रभावी हो जाती है, या हम कहते हैं कि संचार क्या रहता है, संचार अप्रभावी हो जाएगा। तो जब संचार अप्रभावी होगा तो उसे हमें पुनः प्रभावी बनाने की आवश्यकता पड़ती है। और जब पुनः प्रभावी बनाने की आवश्यकता पड़ती है तो हम महसूस कर पाते हैं कि हम क्या करें, इस आग शब्द की जगह अन्य ऐसे शब्द का प्रयोग करें, अन्य ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जो अर्थ में समान हो। अर्थ में क्या हो? समान। अर्थात आग की जगह आप अनल लिख दोगे, आग की जगह आप अग्नि लिख दोगे, हैं? आग की जगह आप अनल या अग्नि लिख रहे हो तो श्रोता के चित्त पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा, हैं? आप आग की जगह चाहे अनल लिखो, हैं, चाहे आप आग की जगह अग्नि लिख दो, माना है ये तत्सम, चाहे आप आग की जगह पावक लिख दो, पावक, हैं, पावक भी आग का पर्यायवाची शब्द ही है। तो आपने उस एक आग शब्द की जगह उसके विकल्प के रूप में बराबर अर्थ रखने वाले, बराबर का अधिकार रखने वाले 3 अन्य शब्दों का प्रयोग कर दिया। दोस्तों, ये 3 अन्य शब्द ही क्या हैं? पर्यायवाची हैं। ये 3 अन्य शब्द ही क्या हैं? पर्यायवाची हैं। मेरे कहने का आशय यह हुआ कि
किसी एक शब्द की पुनः पुनः आवर्ती से बचने के लिए जिस प्रकार से सर्वनाम शब्द की आवश्यकता पड़ी थी, हम पढ़ चुके हैं। ये सर्वनाम क्यों आए हिंदी में, सर्वनाम हिंदी में क्यों आए? सर्वनाम शब्द क्या होते हैं? संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले विकारी शब्दों को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम। और इन सर्वनामों के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण बात हम पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, कि सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द की बार बार आवृत्ति को रोकते हैं। जैसे मैंने कहा मोहन मेरा मित्र है, मैंने कहा मोहन मेरा मित्र है। अगला वक्तव्य सुनो, मैं कह रहा हूँ मोहन अध्यापक है, मोहन ईमानदार है, मोहन दयालु स्वभाव का धनी है, मोहन में करुणा की भावना भी ज़्यादा है और मोहन का व्यक्तित्व भावुक भी है। तो मोहन 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 मैं बहुत बार बोल रहा हूँ। तो ये मोहन शब्द जो है किसी व्यक्ति का नाम है, और व्यक्ति का नाम है तो जाहिर सी बात है मोहन शब्द कैसा हुआ दोस्तों? तो आप कह दोगे कि सर यहाँ पर मोहन शब्द क्या है? संज्ञा शब्द है। मोहन शब्द क्या है? संज्ञा। अब मैंने अभी अभी जो उक्त वर्णित इतने सारे वाक्यांश मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किए, इन शब्द में मैंने मोहन नाम की आवृत्ति की। आवृत्ति से बचने के लिए हमें किस प्रकार के शब्दों की जरूरत पड़ती है? सर्वनाम शब्दों की। अर्थात मैं कहने लग जाऊं मोहन मेरा मित्र है, वह अध्यापक है, वह दयालु और ईमानदार है तथा वह भावुक व्यक्तित्व का धनी है। तो जो मैं मोहन के स्थान पर वह शब्द लिख रहा हूं, यह वह शब्द क्या कहलाएगा दोस्तों? सर्वनाम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सर्वनाम कहलाएगा। तो वही वाली बात पर्यायवाची शब्दों के संदर्भ में आती है। पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? मूल शब्द के बराबर, मूल शब्द के समान अर्थ रखने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। तो हम इसकी परिभाषा की बात करते हैं। केवल यही इसका एक परिचयात्मक ब्यौरा था। अब मैं इसकी परिभाषा को शब्दों में बांधने का प्रयास कर रहा हूँ। तो कुछ इस प्रकार से हम लिखेंगे। क्या नाम है हमारा? कौन सा बिंदु? पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द, बहुत अच्छे से समझो इस बात को। पर्यायवाची शब्द क्या होगा? किसी भी शब्द के, किसी भी शब्द के समान अर्थ व अधिकार। अर्थ व अधिकार का मतलब जैसा मूल शब्द का अर्थ है वैसा ही अब जो लिखने वाला हूं पर्याय शब्द उसका भी अर्थ होगा। वाक्य में जो प्रभाव मूल शब्द का होता है, जो अधिकार मूल शब्द का होता है, वही अधिकार इस पर्याय का भी होता है। तो मैंने क्या कहा? किसी भी शब्द के समान अर्थ व अधिकार रखने वाले अन्य शब्दों को क्या कहते हैं दोस्तों? पर्यायवाची शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं। कहने का आशय पुनः सुनना, किसी भी शब्द के समान अधिकार रखने वाला, किसी भी शब्द के बराबर का अर्थ रखने वाला, किसी भी शब्द के समान अर्थ रखने वाला अन्य कोई भी शब्द होगा तो वह क्या कहलाएगा? तो आप उसे क्या कह देंगे? पर्यायवाची शब्द कह देंगे। पर्यायवाची शब्द क्या है? समान अर्थ व अधिकार रखने वाले शब्द। किसी भी शब्द के समान अर्थ व अधिकार रखने वाले शब्द हो क्या कहते हैं दोस्तों? उनको हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अब बात आती है इनकी आवश्यकता क्यों है, इनका महत्व क्यों? तो आप लिख सकते हैं ये वाली बात, महत्व व शर्तें। महत्व व शर्तें। शर्तें का मतलब यह है दोस्तों, बस पढ़ाने में उदाहरण हमारे इसमें महत्वपूर्ण नहीं है। उदाहरण तो अभी आपके समक्ष मैं बताऊंगा। उदाहरण में 5 बता दूंगा, 10 बता दूंगा, 15 बता दूंगा, 20 बता दूंगा, पर 20 उदाहरणों से पर्याप्त पर्यायवाची याद नहीं हो गए। आपको सैकड़ों उदाहरण याद करने पड़ेंगे, सैकड़ों उदाहरण पढ़ने पड़ेंगे, रटने पड़ेंगे, जो आपकी परीक्षा में प्रश्न रख देते हैं। लेकिन थ्योरी का प्रश्न आए तो कुछ इस प्रकार का होगा। जैसे सबसे पहले हमने आपका परिचय परिभाषा से करा दिया। दूसरी बात बता रहा हूँ, इसका महत्व है, इसकी शर्तें कि पर्यायवाची की आवश्यकता क्यों पड़ी और इसके प्रयोग के लिए कंडीशंस क्या होती हैं।
हर जगह पर्यायवाची का प्रयोग हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो देखो सबसे पहली बात मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाह रहा हूं, वह कुछ इस प्रकार से होगी। सबसे पहली बात क्या है दोस्तों? सबसे पहली बात जानेंगे पर्यायवाचियों के संदर्भ में। ये कथन में किसी शब्द की पुनः अर्थात बार बार, किसी कथन में, कथन का मतलब तो समझ में आया दोस्तों, कथन का मतलब वाक्यांश या वाक्य में, किसी कथन में शब्द की पुनः आवृत्ति को रोकते हैं। पहली और महत्वपूर्ण विशेषता, किसी भी बात में, किसी भी उक्ति में, किसी भी कथन में आप कोई शब्द की बार बार आवृत्ति कर रहे हो, रिवीजन ऑफ द वर्ड है, रिपीटेशन ऑफ द वर्ड, अर्थात शब्द का दोहरान, शब्द को बार बार उक्त करना, अभिव्यक्त करना, कहना। तो शब्द के बार बार आवृत्ति का मतलब यहाँ कहने से है, लिखने से है, अभिव्यक्ति से है, चाहे वो लेखन हो या मौखिक हो। तो किसी भी शब्द की बार बार आवृत्ति को क्या करते हैं? रोकते हैं। अब जाहिर सी बात है, शब्द की बार बार आवृत्ति रुकेगी तो इससे आपका क्या होगा? इससे संचार को प्रभावी बनाया जा सकता है। इससे संचार को हम क्या कर सकते हैं दोस्तों? प्रभावी बना सकते हैं, हमारी बात को महत्वपूर्ण और ज़्यादा वजनदार बना सकते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात वो क्या आ रही है वो जान लो। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह आई, क्या इससे भाषण कौशल में वृद्धि होती है। ये बहुत अच्छी बात है, ये विधियों के संदर्भ में भी है। इससे भाषण कौशल में वृद्धि होती है, बढ़ोतरी होगी। कैसे होती है वो समझिए। आप कोई बात कहना चाह रहे हैं, साधारण सी बात बता रहा हूं। एक सभा में 10 व्यक्ति बैठे हैं, कोई भी विषय वस्तु पर संगोष्ठी चल रही है, विचार विमर्श किए जा रहे हैं, और उस सभा में बैठे हुए उन समस्त 10 व्यक्तियों में से 9 व्यक्तियों ने कहा, श्रीमान जी 1 गिलास पानी पिला दीजिए, और केवल एक व्यक्ति ने कहा, मुझे जल चाहिए, जल। ध्यान रखना, तो जो पानी बोल रहे हैं वो सबकी बात एक जैसी है, तो सुनने वाले को अधिक प्रभावी नहीं करेगी। लेकिन अगर आपने, एक व्यक्ति ने अगर बोल दिया पानी के स्थान पर जल, पानी के स्थान पर नीर बोल दिया है, तो उस संदर्भ में जो जल का प्रयोग कर रहे हैं वह आपकी अलग इंडिकेशन करता है। जैसे एक लड़का जाता है और 9 जनों को पानी पिला करके आ जाता है, या सभी को पानी पिला करके आ जाता है, पुनः नाश्ता भेजा जाना था। अब उसने कहा कि यह प्लेट किसको देकर आनी है। अब सभा में जितने भी विचार व्यक्त करने वाले जो विचारक आए हुए थे उन सब का हमें नाम नहीं पता, लेकिन हमें यह पता है कि जिसे नाश्ता दिया जाना है उसने पानी को जल बोला था। तो हम सामने वाले को बता सकते हैं कि यह नाश्ते की प्लेट उसे दे करके आनी है जिसने जल बोला था, जिसने जल मांगा था, पानी नहीं बोला था। हमारे दिमाग में वो चीज़ क्लिक कर गई। जो हटके बोलेगा, जो उचित या हम बात करें भिन्न प्रकार के शब्दों का प्रयोग करता है, उसकी पहचान बन जाती है। क्योंकि एक समान चीज सुन सुन के एक प्रकार, समान प्रकार के भाव समझ समझ के हमारे मस्तिष्क में नॉर्मलाइजेशन हो जाता है, हम उसके सामान्यकरण हो जाते हैं, हम उसके अनुकूल हो जाते हैं। प्रभाव कौन डालेगा? जब कोई चीज़ यूनिक होगी, जब कोई चीज़ अलग होगी, तभी तो कहते हैं एंटिक यूनिक। यूनिक का मतलब थोड़ा सा अलग हटके, सबसे थोड़ा सा अलग हटके। लीक पर चलने वाले सब हैं, थोड़ा सा लीक से हटके चलोगे नजर आ जाओगे किसी को भी। वही वाली बात आ रही है कि अगर आपका शब्दकोश विशाल है, आप पर्यायवाची शब्दों को याद रख पाते हैं, पर्यायवाची शब्द का किसी मूल शब्द की जगह पर्यायवाची शब्द बोल करके प्रयोग कर रहे हैं,
तो ऐसी स्थिति में आपका भाषण कौशल अर्थात आपकी अभिव्यक्ति का जो स्किल है, लैंग्वेज का जो स्पोकन स्किल है, वह डेवलप होगा, अर्थात भाषण कौशल की अभियोग्यता में अभिवृद्धि होगी। अगली बात और अगली महत्वपूर्ण बात, ये तो इसके महत्व के संदर्भ में थी, अब आएगी शर्त में। अब मैं आ रहा हूँ, ये इसकी जो अब मैं बात लिखने जा रहा हूँ, ये इसकी शर्त से संबंधित है दोस्तों। इसकी शर्त क्या है वो जानो। पर्यायवाची शब्दों के प्रयोग से, पर्यायवाची शब्दों के प्रयोग से अलंकार प्रभावित हो जाता है। अलंकार प्रभावित हो जाता है। अब ये बात मैंने क्यों लिखी, ये बहुत अच्छे से समझो दोस्तों। अगर आप गद्य की बात करें, जब हम बात करें हिंदी विधा या हिंदी भाषा की विधाएं, हिंदी भाषा की जो विधाएं हैं, हिंदी भाषा की जो विधाएं हैं वो दो प्रकार की विधा है। एक तो है आपकी गद्य विधा और एक है कौन सी, पद्य विधा। अर्थात जो हम कविताएं लिखते हैं वो पद्य विधा में आएंगी। और कविताओं में यदि आपने, अब ध्यान रखना, हर चीज़ के प्रयोग की एक लिमिट होती है। अनलिमिटेड कुछ नहीं होता आज के समय में, अनलिमिटेड कुछ है ही नहीं। सबकी एक लिमिट है, एक निश्चित समय है, एक निश्चित मात्रा है, एक निश्चित अनुपात होता है। हाँ, हो सकता है किसी की किस्मत में यह अनुपात ज़्यादा हो, किसी की किस्मत में यह अनुपात ज़्यादा हो, लेकिन लिमिट है ज़रूर। अनलिमिटेड कुछ नहीं। अनलिमिटेड व्यक्ति बन सकता है तो वह मेहनत है, चाहो जितनी कर लो, कम नहीं होगी वो, उसको आप जितनी चाहो बढ़ा सकते हो, मेहनत को बढ़ा सकते हो। लेकिन लिमिट्स की बात आ जाए, बैरियर्स की बात आ जाए, बाधाओं की बात आ जाए, रोक की बात आ जाए, स्टॉप पॉइंट की बात आ जाए, डेस्टिनेशन की बात आए, वो हर एक चीज़ का होगा। हर एक चीज़ का, हर एक विचार का, हर एक कर्म का गंतव्य होता है, एक निश्चित टारगेट होता है। तो हम बात कर रहे हैं भाषा की पद्य विधा की। ध्यान दीजिए, पर्यायवाची शब्दों के प्रयोग पर भी लिमिट हो गई। यहाँ तक तो आप पढ़ रहे थे, 3 बिंदु पढ़ते पढ़ते तो हमारे जहन में आ गया कि हमें तो पर्यायवाची का ज्ञाता बनना है। क्यों? इससे संचार भी प्रभावी होगा, इससे हमारा भाषण कौशल भी बढ़ जाएगा। लेकिन अब ये कह रहा हूँ, पर्यायवाची शब्दों के प्रयोग से क्या होता है, अलंकार प्रभावित हो जाता है। उदाहरण समझो दोस्तों, मान लीजिए यमक अलंकार है, इसमें उदाहरण भी ऐड कर रहा हूँ मैं साथ में। जैसे उदाहरण, ये बात समझना है, मान लीजिए जैसे यमक अलंकार का उदाहरण आ गया। किसका उदाहरण आ गया दोस्तों? यमक अलंकार का उदाहरण आ गया। यमक अलंकार क्या होता है? यमक अलंकार होगा कि शब्द की आवृत्ति बार बार नहीं, एक शब्द बार बार लिख रहे हैं, उसका अर्थ भी हर बार बदलता जा रहा है। श्लेष में एक शब्द को एक बार लिख करके उसके अनेक अर्थ निकाले जाते हैं। जैसे श्लेष में आपने सुना होगा, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। अब पानी का संदर्भ मोती के लिए अलग है, मानुष यानी मनुष्य के लिए अलग है, चून अर्थात आटे के लिए अलग है। लेकिन यमक अलंकार में क्या लिखते हैं हम? उर्वशी मेरे हृदय की उर्वशी तुम पर निछावर। उर्वशी, उर्वशी 2 बार लिख दिया। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय। 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती है। तो 3 बेर हमने 2 बार लिखा है। पानी को हमने 2 बार लिखा। अब ऐसे लिखा, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय। ध्यान से समझना, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय। मादकता अधिकाय नियम क्या कह रहा है वो सुनना। यमक अलंकार का मैंने उदाहरण ले लिया कि पर्यायवाची का प्रयोग है, वह आपके अलंकारों को प्रभावित करता है। कैसे करता है? अगर कनक कनक 2 बार आया, एक कनक का अर्थ निकलता है क्या? धतूरा। और एक कनक का अर्थ लेते हैं क्या दोस्तों? सोना। क्या लेते हैं? सोना। अब यदि मैं यहाँ कनक नहीं लिखता, मैं यहाँ कनक नहीं लिखता, बहुत अच्छे से समझो इस बात को, मैं यहाँ पर से क्या लिख देता हूँ? मैं यहाँ लिख देता हूँ सोना। कनक सोनाते सौगुनी मादकता अधिकाय। तो दोस्तों अब बताओ, यह वाक्यांश जो है, यह पद्यांश की जो उक्ति है या यह चरण है जो इस पद का, यह दोहे का एक लाइन अर्थात एक चरण जो मैंने आपके समक्ष लिखा, इसमें यमक अलंकार है क्या? इस स्थिति में यमक नहीं हुआ।
क्यों नहीं हुआ? यमक अलंकार क्या कहता है? एक शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति होगी या दो से अधिक बार आवृत्ति होगी और प्रत्येक बार अर्थ अलग अलग होगा। यहाँ पर कनक मरता दो दथुरा और सोना को तो सोना ही लिख दिया आपने। कनक और सोना दो बार नहीं। सोना है मुझे, कल सोना लाने जाना है। सोना है मुझे, अब मैं सोना चाहता हूँ, कल मुझे सोना लाने जाना है। सोना आभूषण अर्थात धातु के संदर्भ में आ गया। तो वही वाली बात आ रही है। अब आपने कनक का क्या कर दिया था? पर्यायवाची लिख दिया। सोने की जगह क्या लिख दिया? कनक का पर्यायवाची लिख दिया। अब मैं यदि वापस से यहाँ पर कनक लिख रहा हूँ, यदि अब मैं वापस से यहाँ कनक लिखूंगा तो ये कनक किसका अर्थ दे जाएगा? सोने का अर्थ देने लगेगा। तो पहले आपने सोना लिखा था, वह क्या था? इसका पर्यायवाची था। और पर्यायवाची लिखते ही क्या हो गया? यमक अलंकार प्रभावित हो गया। अब इसमें अलंकार आ गया। अब इसमें यमक अलंकार आ गया। मेरे कहने का मतलब ये है कि पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग हम बोलने अर्थात गद्य विधाओं में या हम कहें भाषण में, अभिभाषण में, वाक्यांश उक्तिकरण में कर सकते हैं, लेकिन काव्य में पर्यायवाचियों का प्रयोग महत्व नहीं रखता। तो हम ये बात चाहें तो लिख भी सकते हैं। अगला जो तथ्य महत्वपूर्ण है वह क्या आ जाएगा दोस्तों? अगला महत्वपूर्ण तथ्य आ जाएगा कि काव्य लेखन के समय, काव्य लेखन का मतलब है मेरा दोस्तों कविताओं से। काव्य लेखन का मेरा मतलब किससे है? कविताओं से। काव्य लेखन के समय पर्यायवाची शब्द प्रयोग प्रबंधन अर्थात आप बोलते समय पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग कर सकते हो। आप स्वतंत्र हो। गद्य विधा में आप स्वतंत्र हो, लेकिन जब आप कविता लिख रहे हो, पोइम्स लिख रहे हो, पद्य रचना कर रहे हो, काव्य रचना लिख रहे हो, तो उस समय पर्यायवाची शब्दों के प्रयोग पर बंधन रहेगा। और क्यों रहता है उसका कारण मैं आपको पहले दे चुका हूँ। अलंकार क्या होते हैं दोस्तों? प्रभावित होते हैं। जैसे कनक की जगह सोना लिख दिया, ये लाइन यमक अलंकार की थी, सोना लिखते यमक अलंकार की नहीं रही। समझ में आया? बस यही ध्यान रखने की थी। पर्यायवाची संदर्भ के विषय में बातें कि क्या होते हैं पर्यायवाची। तो किसी भी शब्द के समान या बराबर का अधिकार रखने वाले जो शब्द होते हैं, अन्य जो शब्द होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे हम कहते हैं पर्यायवाची। क्या कहते हैं उसे हम पर्यायवाची कहते हैं। पर्यायवाची शब्दों के संदर्भ में बात आई कि ये संचार को प्रभावी बनाते हैं, भाषण कौशल की अभिव्यक्ति या अभियोग्यता विकसित होती है, और ये किसी भी शब्द की पुनः पुनः या बार बार आवृत्ति को रोकते हैं। सीमाओं के संदर्भ से दो बातें की, क्या क्या? कि पर्यायवाची शब्दों के संदर्भ में एक तो महत्वपूर्ण बात का हमें पता चला कि इससे अलंकार प्रभावित हो जाता है, और काव्य रचना में इन पर्यायवाची शब्दों के प्रयोग पर क्या होते हैं? बंधन होते हैं। यह है इसका परिचयात्मक विवरण मैंने आपके समक्ष रखा। अब बात करते हैं कुछ उदाहरणों की। देखो जैसे अग्नि शब्द आ गया। अग्नि शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? अग्नि शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? अब अग्नि शब्द के पर्यायवाची के संदर्भ में तो जैसे अग्नि का अभी मैंने बताया था, अग्नि का पर्यायवाची अभी हमने जाना है। क्या हो जाना है दोस्तों? आग है। क्या है? आग। जैसे अनल हो सकता है आपको अनल दे करके जुड़ती हुई बात आ रही है, बता रहा हूं। अनल के युग्म शब्द में क्या आता है? अनिल। क्या आता है दोस्तों? अनिल। इसका ये क्या है? युग्म शब्द है। युग्म शब्द का मतलब क्या होता है दोस्तों? वो सुन लीजिए। श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द या समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द, दो एक की जैसे अर्थात एक समान उच्चारित होने वाले से प्रतीत होते हैं, पर वास्तव में अर्थ उनका अलग होता है। जैसे अनल अनिल, अनल अग्नि, अनिल हवा, अर्थात यह किसका पर्यायवाची हो गया दोस्तों? हवा या वायु या वात या पवन। क्लियर? ये लो, मैंने आपको हवा के भी पर्यायवाची बता दिए ये इधर, और ये इसका युग्म शब्द भी हो गया। मेरा कहने का मतलब क्या है? पर्यायवाची उदाहरण समझाना उद्देश्य कतई नहीं है दोस्तों। उदाहरण तो अब मैं 20 बता दूंगा, फिर भी आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। हम उस कंसेप्ट को समझना चाह रहे हैं जो हमें समझना है कि अर्थ विचार में आप अर्थ विचार का केवल पर्यायवाची को अलग बांट के मत पढ़ो। इस शब्द से संबंधित प्रश्न बन रहे हैं, उन सभी प्रश्नों पर चर्चा कर लो। जैसे अग्नि शब्द है, ये आग का क्या है दोस्तों? आग है तद्भव। आग क्या है? तद्भव। और ये अग्नि शब्द क्या है दोस्तों? तत्सम। तो आप ये एक प्रश्न ये भी बन गया।
प्रश्न बनता है तत्सम तद्भव शब्द का, बहुत अच्छा और कठिन, सबसे बिंदु टफ जो शब्द विचार में आता है, सबसे कठिन टॉपिक होता है तत्सम तद्भव याद करना। ऐसे रटे नहीं जाते, समझने हैं लॉजिकली। क्या अग्नि तत्सम शब्द है, आग इसका पर्यायवाची है, लेकिन आग कैसा शब्द है? तद्भव। तो तत्सम तद्भव का संबंध हो गया। अनल अनिल का युग्म शब्द हो गया, और अनल और आग ये अग्नि इसके क्या हो गए? दोनों के दोनों शब्द अग्नि के पर्यायवाची हो गए। क्या हो गए दोस्तों? पर्यायवाची हो गए। अब इसके अलावा जैसे और आते हैं क्या, जैसे पावक। पावक, पावक है जो आपका दोस्तों अयादी संधि का उदाहरण है, अयादी संधि का उदाहरण है बिल्कुल। पौधन अक, पौधन अक, ये पावक जो है वो अयादी संधि का उदाहरण है, अयादी संधि का उदाहरण है। जैसे दहन, दहन यानी जलाना, अग्नि से जलाना, वही वाली बात दहन। ये समक्ष आपके जो मैंने रखे शब्द चारों, ये चारों के चारों अग्नि शब्द के क्या हैं? पर्याय। लेकिन मैंने केवल पर्याय ऐसे बोल देता, अग्नि, अग्नि का पर्यायवाची है दोस्तों आग, अनल, पावक, दहन, ये लो बात खत्म। क्या जरूरत पड़ रही थी कि इन 4 शब्दों से संबंधित मैंने आपको 6 प्रश्न और बता दिए। क्या क्या बता दिए? जैसे पावक, पावक शब्द में संधि बता दी, अयादी संधि, विच्छेद क्या होगा, अनल, अनल का युग्म क्या होता है? अनिल, अनिल के पर्यायवाची, अनिल का अर्थ क्या होता है? हवा, हवा के पर्यायवाची वायु, वात, पवन, समीर है, समीर। ये सब हम इसके क्या जान रहे हैं? संबंधित। कई बार क्या होता है, अटैच प्रश्न होते हैं, हिडन सिलेबस जिसको कहा जाता है, छुपी हुई बातें। यह आप रट के चले गए और इससे संबंध रखने वाला वह प्रश्न पूछ लिया। अभी तो कहता हूँ अप्रत्यक्ष को पढ़ना जरूरी होता है, प्रत्यक्ष तो आपको सबको पता है, ये तो सब पढ़ के आएंगे, लेकिन इस बिंदु से संबंधित और प्रश्न क्या बनते हैं, ये आपके मस्तिष्क में साथ के साथ चलते रहने चाहिए। जैसे देखो आगे कौन सा शब्द आ गया दोस्तों? अलंकार। आगे अगला शब्द कौन सा आ गया? अलंकार शब्द आ गया, अलंकार। अब अलंकार शब्द अब यह भी पता है कि यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। अलम योग कार, अनुस्वार की संधि पढ़ते हैं अलम योग यार, अलम योग कार। अब ध्यान दो, यहां पर अलंकार अपने आप में हिंदी का पद्य का एक अपने आप में काव्य भाग का एक विस्तृत बिंदु है, विस्तृत बिंदु है। अलम योग कार अलंकार कहलाते हैं। अब इस अलंकार शब्द की बात करें तो अलंकार शब्द के पर्यायवाची क्या होते हैं? तो अलंकार शब्द में संधि तो कौन सी हो गई? व्यंजन संधि। और व्यंजन संधि में भी कौन सा नियम लग रहा है दोस्तों? अनुस्वार का। किसका नियम लगा? अनुस्वार की संधि का नियम लग रहा है, अनुस्वार की संधि का। लेकिन हम बात करें अलंकार शब्द के ही, आपको क्या करने हैं? पर्यायवाची बताने हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, हैं? अलंकार के पर्यायवाची जैसे अलंकार यानी आभूषण है, आभूषण भी कह सकते हो। भूषण बिनु ने बिराजई, कविता बनिता मित, कविता बनिता मित, भूषण गहना, आभूषण, भूषण, आभूषण लिख सकते हो, भूषण लिख सकते हो, गहना लिख सकते हो, जेवर लिख सकते हो, ये सब इसके पर्यायवाची हैं। भूषण बिनु ने बिराजई, कविता बनिता मित, अलंकारों के बिना कविता भी शोभा नहीं देती। भूषण यानी अलंकार, अलंकारों के बिना कविता भी शोभा नहीं देती। भूषण बिनु ने बिराजई, भूषण के बिना शोभा नहीं देते। कविता बनिता, बनिता होती है स्त्री, स्त्री की भी शोभा किसके बिना नहीं होती? अलंकारों के बिना नहीं होती। दोस्तों ये ध्यान रखने की बातें हैं, छुपी छुपी बातें लेकिन है महत्वपूर्ण, छुपी छुपी बातें है महत्वपूर्ण है। अगला शब्द है आपके समक्ष जैसे क्या? इच्छा है, इच्छा, इच्छा इसके पर्याय शब्दों में जैसे कामना, कामना है, लालसा, लालसा, ये मेरे मन की चाह है, मन की चाह है। आपको मैंने बताया भी था इच्छार्थक वाक्यों में मन की इच्छाएं हैं, आपके लालसा हैं, आपके कामना हैं, आपके जैसे अभिलाषा भी होती है ना, एक अभिलाषा, अभिलाषा है, अभिलाषा, अभिलाषा, आकांक्षा, आकांक्षा भी होती है, आकांक्षा। ये सब क्या है? आपके इच्छा शब्द के पर्याय शब्दों में आते हैं। कपड़ा है, कपड़ा, चीर, चीर, वस्त्र, वस्त्र है, देह को वसन, वसन, वसन है, पट भी कहते हैं, पट है, वस्त्र, चीर, वसन, वस्त्र, ये सब क्या है दोस्तों? आपके हैं कपड़ा के
एक और आते हैं आप जैसे पर्यायवाची शब्दों में पढ़ते हो हैं क्या, दिगंबर, दिक दिशाएं, है अंबर जिसके, अंबर यानी वस्त्र, अंबर, ये लो अंबर, अंबर यानी भी क्या होता है, वस्त्र होता है। समास का उदाहरण पर्यायवाची में काम कर गया। ऐसे आपको लॉजिक लगाने ही लगाने हैं, जोड़ जोड़ के पढ़ना है आपको, अकेले स्वतंत्र कोई सा ही टॉपिक नहीं पढ़ना। आगे देखो, आपके आगे कौन है, महाराज कामदेव जी, ये भी अपने आप में किसके पर्यायवाची हैं दोस्तों, यह भी आपके किसके पर्यायवाची हैं, कामदेव, अपने आप में बहुब्रीहि समास में आता है। रति के पति कौन है, कामदेव हैं। रतिपति किसको कहा जाता है, कामदेव को कहा जाता है। अनंग, बिना अंग के अर्थात अंग रहित है जो, वह कौन है, कामदेव हैं। मन में जन्म लेने वाले मनोज कौन होते हैं दोस्तों, कामदेव हैं। मनोज कौन है दोस्तों, कामदेव हैं। मनोज क्या है, कामदेव हैं। शंभु शत्रु भी कहा जाता है, अर्थात भगवान शिव के शत्रु माना जाता है, क्योंकि कामदेव का वध किसने किया था, शिव ने ही किया था। कामदेव का वध किसने किया था, महाराज या भगवान शिव ने किया था, यह ध्यान रखना है। कामदेव हैं। मदन, मदन, मदन आपके कुसुम शर, कुसुम के हैं सर जिसके, मकर ध्वज, सबके सब कामदेव का पर्यायवाची शब्द, सभी के सभी क्या हैं दोस्तों, कामदेव का पर्यायवाची शब्द। अब इस आपने स्लाइड पे देखो, गौर से देखो आराम से स्लाइड को। इस स्लाइड में केवल और केवल मैंने आपको इतना सा ही नहीं बताया कि कौन से शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, बल्कि आपके समक्ष मैंने यह भी रखा क्या कि इस पर्यायवाची शब्द में पूछे जाने वाले बिंदु अप्रत्यक्ष रूप से कितने सारे बिंदुओं से संबंध रखते हैं, इस बात को भी हम बेहतर तरीके से जान पाए हैं। अगली बात करते हैं, अगले उदाहरण की हम चर्चा करते हैं दोस्तों। अगले जैसे कुछ उदाहरण और आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिए, जैसे किनारा है, किनारा, बिल्कुल किनारा बहुत अच्छा शब्द है क्या, किनारा, किनारा, किनार पर, बॉर्डर है, कगार, सीमा, कगार, कगार, कगार है, नदी का किनारा, नदी की तीर, नदी की तीर है, नदी का तट, समुद्र, तट, समुद्र का किनारा, तट। वाक्य प्रयोग करके देख लो, आपको पर्यायवाची का हिंट अपने आप ही मिल जाएगा। और ये सारे ऐसे कुछ नहीं है कि रटने वाली चीजें थी, ये सब चीजें हम प्रयोग में लेते भी हैं, भाषा में इनका प्रयोग कर रहे हैं, पर हमें ये नहीं पता कि एग्जैक्ट ये क्या चीज का अर्थ दे रहे हैं, बस ये चीजें हमें देखनी है। अब आपके जैसे आती है जीभ। अब इस जीभ के कितने सारे पर्यायवाची लिख लो, जितने लिखो उतने ही कम है, जितने लिखो उतने ही कम है जीभ के। तो क्या है, जीभ, जीभ। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके तत्सम में क्या आता है दोस्तों, जीवा, क्या आता है, जीवा, गर्दन का ग्रीवा, जीभ का जीवा, क्लियर है, गर्दन का ग्रीवा, जीभ का जीवा, जीवा एक पर्यायवाची है। इसके अलावा जैसे रसना, रस का पता लगाने वाली, आनंद को महसूस करने वाली है, स्वाद पहचानने वाली, क्या कहलाती है आपके, रसना कहलाती है। क्या कहलाती है, रसना कहलाती है दोस्तों, क्या, रसना कहलाती है। जबान, जीभ यानी जबान, कहते हैं ना जबान काट देंगे, जबान है। रसज्ञा, 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 रस की ज्ञाता, रस यही तो बताएगी, रस यानी स्वाद है, रसज्ञा, रस की ज्ञाता, रस यही तो बताएगी स्वाद की, खट्टा मीठा कड़वा या नमकीन। ये सब कौन बता रही है आपको, यह जीवा बता रही है। जीवा के पर्याय संदर्भ में दोस्तों आपको पता चला क्या होता है, जीभ होता है। क्या होता है, जीभ होता है, क्लियर। अगला शब्द है आपका कौन सा, दास, बहुत ही अच्छा शब्द है ये भी है। दास क्या होता है, आपकी जो सेवा कर रहा है, बिल्कुल आपकी क्या कर रहा है, ये सेवा कर रहा है, आपका, आपके अनुसार, आपके अनुसार अपना आचरण कर रहा है। अनुचर जिसको कहा जाता है, अनुचर, अनुचर सेवा करने वाला, जैसे सेवक कह सकते हो, क्या कह सकते हो, सेवक हैं। जैसे नर्स देखते हैं हम हॉस्पिटल में, चिकित्सालय में देखते हैं, हमारे जो मरीज होते हैं उसके पेटेंट होते हैं, उनके साथ एक कंपाउंडर बोलते हैं, उनको बोलते हैं परिचारिका, हैं, परिचारक, परिचारक, परिचारक या परिचारिका। स्त्रीलिंग का संदर्भ में क्या हो जाएगा, परिचारिका, और पुल्लिंग के संदर्भ में क्या हो जाएगा, परिचारक हैं, सेवक हैं, दास, नौकर चाकर, नौकर चाकर ऐसे हैं, नौकर चाकर, बिल्कुल। अगला शब्द देखो, अगला शब्द बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही ज्यादा सरल, क्या है, देह, देह यानी शरीर, शरीर यानी तन, तन यानी गात, गात है, गात है, गात, बिल्कुल।
गात, गात यानी शरीर, बिल्कुल तन है, बिल्कुल शरीर दुखी है, काया, काया यह भी किस में जाएगा दोस्तों, इसी के पर्याय शब्द में जाता है, काया, काया। अगला कौन सा शब्द है आपके समक्ष, पत्थर। अगला कौन सा शब्द है दोस्तों, पत्थर है, पत्थर, बिल्कुल। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते चाकी भली पीस काय संसार। पाहन है, पाहन, 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 पत्थर। पत्थर के औजार बनाए थे उस युग को क्या कहा था, पाषाण काल। इसका मतलब पत्थर का एक अर्थ यह भी होता है, क्या दोस्तों, पाषाण। क्या होता है, पाषाण, पत्थर है। पत्थर को प्रस्तर भी कहा जाता है तत्सम में। क्या कहते हैं, प्रस्तर, प्रस्तर यानी पत्थर, यह इसका तत्सम है। यह दोस्तों क्या है, इसका तत्सम। अब ध्यान रखना, मैं तत्सम बता रहा हूँ, इस स्लाइड पर भी तत्सम शब्द मैंने कौन कौन से आपके समक्ष लिख दिए। जैसे पत्थर का तत्सम क्या हो गया, प्रस्तर है, बिल्कुल, पत्थर का तत्सम है। ऐसे जैसे आता है आपका जीव का, बहुत पूछे जाने वाले तत्सम मैं आपके चिन्हित कर रहा हूँ। जीव का क्या है, जीवा, यह भी क्या है दोस्तों, यह भी आपका तत्सम है। यह भी क्या है, तत्सम है, तत्सम, बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात है ये। यहाँ तक बात समझ में आई, यहाँ तक बात समझ में आई। एक बार इस स्लाइड को और गौर से देख लीजिए, फिर हम बात करते हैं आगे। देखा, अब देखो अगली बात, अगले कुछ उदाहरणों पर और हम चर्चा करेंगे। अगले कुछ उदाहरण पर्यायवाची के संदर्भ में। अगला उदाहरण दोस्तों आपके समक्ष प्रस्तुत है, कौन सा है दोस्तों, पशु। क्या है, पशु। अब पशु को हम बहुत अच्छे से जानते हैं, क्या कि चार पांवों वाले जानवर जिसको कहते हैं। पशु का तो जानवर तो सबको ही पता है, हैं? पशु है क्या, बिल्कुल बोलते हैं ना, पशु है क्या, पशु है, पशु। और जानवर जो भी होते हैं उनके पांव कितने हैं, चार, तो इनको कहा जाता है चौपाया, अर्थात चतुष्पद। ये लो, चतुष्पद, चार हैं पद जिसके, चतु है प्लस पद। यह है आपके विसर्ग संधि का उदाहरण है दोस्तों। इसका विसर्ग संधि में विच्छेद क्या होगा, चतु है योग पद, चतु है योग पद। संधि कौन सी लिख दी मैंने आपके समक्ष, विसर्ग संधि। कौन सी है दोस्तों, विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि, बिल्कुल है, विसर्ग संधि। बहुत परीक्षाओं में पूछा गया और सबसे ज्यादा सरल शब्द पर्यायवाचियों में कौन आता है आपके दोस्ता, है पुत्री। कौन आता है दोस्तों, पुत्री। पुत्री का देखो, तनया, आत्मजा, आत्मजा, तनया, आत्मजा। बहुत बार केवल जा भी आ जाता है, जा, जा यानी भी पुत्री होती है। जैसे आप पर्यायवाचियों में के अलावा बहुब्रीहि समास में पढ़ते हैं, समुद्र जा, शैल जा, शैल जा यानी पुत्री, शैल की पुत्री, समुद्र जा, समुद्र की पुत्री। शैल जा आपके, हाँ बिल्कुल, पार्वती के संदर्भ में, और समुद्र जा लक्ष्मी के संदर्भ में है। अर्क जा, अर्क यानी सूर्य, सूर्य की पुत्री है जो, जा यानी पुत्री, जा यानी पुत्री, जा यानी पुत्री, या आप कह सकते हो बेटी। क्या कह सकते हो दोस्तों, बेटी कह सकते हो। पुत्री यानी बेटी कह सकते हो, बिल्कुल ध्यान रखना है। ये बहुत अच्छे शब्द हैं और सरल भी हैं आपके, सरल भी हैं। बेटी हैं, और पुत्र को क्या कह देंगे, पुत्र को क्या कह देंगे, तन से जन्म लेने वाली। जैसे तनुज होता है पुत्र, और तो तनुजा क्या हो जाएगी, पुत्री। अब ये सारे के सारे, जैसे तनुज बेटा, जय आत्मज, आत्मज क्या होता है, पुत्र। आत्मज क्या होता है, पुत्र। सुत क्या होता है, बेटी। तो सुता क्या हो जाएगी, पुत्री। सुता क्या हो जाएगी दोस्तों, पुत्री। सुता यानी पुत्री, सुता यानी पुत्री हो जाएगी। फल, फल यानी प्रभाव, फल यानी प्रभाव, फल यानी प्रभाव। यह चीज मैंने आपको बताई थी, याद करिए एक बार, जब हम बात कर रहे थे दोस्तों, किस पर बात कर रहे थे, परिमाण और परिणाम पर। जब युग्म शब्दों में एक शब्द आया था परिमाण और परिणाम, उस समय मैंने बताया था फल, प्रभाव है, परिणाम, बिल्कुल दोस्तों, परिणाम है, नतीजा, रिजल्ट जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, रिजल्ट जिसको बोलते हैं, रिजल्ट जिसको बोलते हैं, वो क्या होता है आपका परिणाम या फल या प्रभाव।
परिणाम, फल या प्रभाव। अगला शब्द है आपका कौन सा? भंवरा। भंवरा, भ्रमर गीत, भंवरा से ही संदर्भित है। भ्रमर गीत भंवरा से संबंधित ही है। भ्रमर है, भंवर, भंवर भी बोलते हैं, भ्रमर, भंवर। यह है केवल और केवल ध्यान रखना, इसके अपभ्रंश में कहा जाता है, इसके अपभ्रंश में, अपभ्रंश में। और इसके अपभ्रंश में इसका वास्तविक रूप क्या होता है? शुद्ध रूप यह होता है भंवरा। क्या होता है? भंवरा। ये दोनों के दोनों अपभ्रंश के रूप हैं, ध्यान रखना इस चीज का। हालांकि पर्यायवाचियों में ऐसे विकल्प नहीं आते, क्योंकि अपभ्रंश शब्द भाषा का बिगड़ा हुआ रूप होता है। बात करें जैसे इसके अन्य पर्यायवाची, जैसे मधुप, मधुकर, आली, अली, याद आया? अली, आली यानी सखी, अली यानी भंवरा, अली यानी भंवरा, बिल्कुल। और जैसे पर्यायवाची शब्द की बात करें, अंतिम पर्यायवाची शब्द आपका कौन सा है दोस्तों? जो अंत से संबंधित है, हैं? जो अंत से संबंधित है, हैं? कि गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948। जब लिखते हैं क्या? मृत्यु को हम क्या लिख सकते हैं? देह प्लस अवसान, यानी देहावसान, देहावसान। ये संधियों के उदाहरण हैं। देह प्लस अवसान, अवसान यानी समाप्ति, देह यानी शरीर, अभी अभी पढ़ा था, शरीर की समाप्ति। देह का अंत, देह प्लस अंत बराबर देहांत। इनके मैं साथ में संधि विच्छेद भी बताते जा रहा हूं। हैं? स्वर्ग में रहने लग जाएंगे फिर वो, तो उनको क्या कह देंगे? उनको स्वर्गवास कह देंगे। क्या कह देंगे? स्वर्गवास कह देंगे। वो अब क्या हो गए? उनका निधन हो गया। क्या हो गया? निधन। आप चाहो तो क्या कह सकते हो? मौत कह सकते हो। क्या कह सकते हो दोस्तों? मौत कह सकते हो। तो इस प्रकार से हम बात करें तो यह आपका खूबसूरत सा बिंदु जो आज की कक्षा में हम चर्चा में ले रहे हैं, कुछ समय पहले से हम इसके बारे में बात कर रहे थे। उदाहरण इतने ही पर्याप्त नहीं है, उदाहरण बहुत सारे आपको इससे ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा आपको PDF में मिलेंगे। उदाहरण तो मैंने आपको केवल और केवल यह तथ्य स्पष्ट करने के लिए लिए थे कि वास्तव में पर्यायवाची शब्द क्या होता है। केवल एक स्लाइड यह काम की है आपके इस संदर्भ में। बाकी उदाहरणों के लिए तो मैं यही कहूँगा कि जितने पढ़ लोगे, जितने याद कर लोगे मेरे दोस्तों, उतने ही कम हैं, उतने ही कम है। जितना पढ़ लिया उतना ही कम है। तो ये पर्यायवाची शब्दों की हमने चर्चा की कि समान अर्थ क्या अधिकार रखने वाले अन्य शब्दों को क्या कहा जाता है? पर्यायवाची कहते हैं, जो कि किसी भी कथन में, किसी भी वाक्य में, किसी भी वाक्यांश में किसी शब्द की बार बार आवृत्ति, उसके पुनः पुनः दोहरान से हमें बचाते, वाणी को प्रभावी बनाते हैं, संचार को प्रभावी बनाते हैं। हमारी स्पीकिंग स्किल, भाषण कौशल की योग्यता, अभियोग्यता में अभिवृद्धि होती है। बहुत अच्छा सुंदर विस्तार उसको प्राप्त होता है। और बात आए जब इसके शर्तों की, तो अलंकारों में इसके प्रयोग पर थोड़ी पाबंदी होती है, क्योंकि ये अलंकारों को समाप्त कर देते हैं। इसलिए काव्य के प्रयोग में इनका बंधन होता है, अर्थात ये अलंकारों को प्रभावी करते हैं। फिर हमने इसके कुछ उदाहरणों पर भी चर्चा करी दोस्तों, जैसे कि आपके अग्नि, अलंकार, इच्छा, कपड़ा और कामदेव। मैंने यहाँ उदाहरण नहीं समझाए, मैं पुनः कह रहा हूँ, उदाहरण बताना मेरा कतई उद्देश्य नहीं था। मैंने आपको तरीका बताया है कि उदाहरणों को पढ़ना किस तरीके से है। आप उदाहरण पढ़ते पढ़ते विद्यार्थी क्या करते हैं मेरे दोस्त, जैसे अग्नि का पर्यायवाची पढ़ना है, अग्नि, आग, पावक, अनल, दहन है। आग, अग्नि, अनल, पावक और दहन, इस प्रकार से। तो अब इससे संबंधित प्रश्न केवल पढ़ के चले गए, 4 शब्दों को याद कर लिया, वो अपने आप को उन 4 शब्दों तक सीमित रखते हैं। लेकिन जो टेक्निकली पढ़ते हैं, जो तकनीक से पढ़ेंगे, जो ट्रिकली पढ़ेंगे, ट्रिकली का मतलब ये नहीं कि शॉर्ट ट्रिक बनाओ, जो आपका एक लॉजिकली तरीके से आप स्टडी करते हैं, जिसको मैं मेरा तरीका कहता हूँ कि मेरे तरीके से यदि आप पढ़ोगे तो क्या कहोगे आप, इसका पहले तो तद्भव जान लिया, तो आपका कंसेप्ट क्लियर, तत्सम तद्भव का भी हो गया, अभी अभी बताया था ना मैंने आपको। उसके बाद देखो दूसरा पर्यायवाची अनल, अनल से इसका युग्म शब्द पता चल गया अनिल, फिर अनिल के पर्यायवाची जोड़ लिए। अनल से आप, बिल्कुल अनल से आप वाक्यांश के लिए एक शब्द भी निकाल सकते हो। बताऊं वाक्यांश के लिए एक शब्द है, जैसे जंगल की आग बड़वाग्नि है, समुद्र की आग, पेट की आग, दावानल, जठराग्नि पढ़ते हैं दोस्तों, वो यहीं से निकल के आते हैं। आपको इन चीजों का ध्यान रखना होगा। दावानल, जंगल की आग, इस प्रकार से आप इनको जोड़ जोड़ के पढ़ेंगे कि यह अन्य कहाँ महत्व रख रहा है, इस टॉपिक का इनडायरेक्टली और कहाँ से लिंक जुड़ सकता है, उस टॉपिक को भी आप जोड़ करके पढ़ेंगे।
तो आशा करता हूँ कि अभी जो हम चर्चा कर रहे थे, जिस बिंदु पर हमारी चर्चा रही, यह आपको बेहद पसंद आया होगा। फिर हम नई कक्षा के साथ, नए बिंदु के साथ आपसे पुनः मुखातिब होंगे। तब तक के लिए आपको नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।